हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज मैं यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की पहली वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस, और सिलेबस को हमने इंग्लिश में ही डिस्कस किया था। और उसमें मैंने आपसे बोला था कि हम यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम सरफेस केमिस्ट्री को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में जो ज़रूरी टर्म्स है, जो ज़रूरी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री है क्या। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड है या फिर कोई लिक्विड है, तो उसके सरफेस पे जो केमिकल रिएक्शन होती है या फिर जो केमिकल चेंज होते हैं, उसको हम सरफेस केमिस्ट्री में रखते हैं। हो सकता है आपके पास सरफेस किसी सॉलिड का हो, या फिर हो सकता है आपके पास जो सरफेस है वो किसी लिक्विड का हो सकता है। तो दो तरह के सरफेस आपके पास हो सकते हैं। हो सकता है सॉलिड का सरफेस हो, या फिर हो सकता है लिक्विड का सरफेस हो। तो इस सरफेस के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन होगी, इसको हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। तो देखिए, जो सरफेस पे रिएक्शन होती है उसको जनरली हम एडजॉर्प्शन मानते हैं, उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अगर सरफेस के ऊपर कोई रिएक्शन या फिर कोई केमिकल चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं कि ये एडजॉर्प्शन है। अगर यहाँ पे बल्क में कोई चेंज होता है तो उसको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। अगर कोई बल्क में होता है चेंज तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अगर कोई सरफेस पे चेंज हो रहा है तो उसको एडजॉर्प्शन बोला जाता है। तो चलिए 1 बाय 1 सभी टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो देखिए, एडजॉर्प्शन क्या होता है, द एक्युमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रेदर देन इन बल्क इज़ डिफाइंड एज एब्जॉर्प्शन। तो अगर बोलता है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, हो सकता है वो सॉलिड का हो या लिक्विड का हो, और इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज आके एक्यूमुलेट होने लगे, इसके ऊपर जमने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन बोलेंगे। कंडीशन ये है कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है ये बल्क में नहीं जानी चाहिए, ये सिर्फ यहाँ पे सरफेस के ऊपर रिटेन रहनी चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन, अगर हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस के ऊपर ही एक्यूमुलेट होने लगता है। जो आपका एडजॉर्प्शन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। इसके अंदर एक होता है आपका एडजॉर्बेट और एक होता है आपका एडजॉर्बेंट। तो दो चीज़ें यहाँ पे एडजॉर्प्शन में यूज़ होंगी, एक होगा एडजॉर्बेट, एक होगा एडजॉर्बेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडजॉर्बेट क्या होगा। देखिए, एडजॉर्बेट वो चीज़ें होती हैं जो किसी सरफेस के ऊपर आकर एक्यूमुलेट होगी। सपोज़ किसी एक डस्ट के पार्टिकल हैं और डस्ट के पार्टिकल किसी सरफेस के ऊपर आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जम रहे हैं, तब उसको बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे जो डस्ट है वो क्या है, आपका एडजॉर्बेट है। जो आपका डस्ट के पार्टिकल वो क्या आपका एडजॉर्बेट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडजॉर्बेंट की। एडजॉर्बेंट क्या चीज़ होगी, जो एडजॉर्बेंट होते हैं उसको हम बोलेंगे कि जो स्पेसिस जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है, जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट वो स्पेसिस रहेंगी जिसके ऊपर अकुमुलेशन होगा, या फिर जिसके ऊपर जो डस्ट के पार्टिकल होंगे या फिर कोई और पार्टिकल होगा वो अक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, तो एडजॉर्बेंट जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होने वाला है। अगर हम यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एडजॉर्प्शन है वो कोसिक्वेंस होता है किसका, प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस रेडिजुअल फोर्स अकरिंग एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे आपका ये कोई सरफेस एरिया है या फिर आपका कोई सॉलिड है, इसमें जो मिडिल में एटम्स रहेंगे उसके चारों तरफ इक्वल बैलेंस से है फोर्स लगेगी। तो ये मॉलिक्यूल चारों तरफ से क्या रहेगा, इक्वल फोर्स से बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आपके पास जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल होगा, सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसमें क्या होगा कि ये नीचे से तो बैलेंस हो सकता है, लेकिन जो ऊपर वाली फोर्स है वो बैलेंस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या करता है, अपने आसपास की जो डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ और पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने ऊपर ये खींचता है। तो एक रीज़न है किसके लिए, एडजॉर्प्शन होने के लिए। जो मिडिल में एटम होंगे वो चारों तरफ से बैलेंस रहेंगे, लेकिन जो सरफेस पे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो चारों तरफ से बैलेंस नहीं रहेंगे। अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक रीज़न है एडजॉर्प्शन होने के लिए। अगर हम बात करें इन द केस ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के केस में क्या होता है कि जो बीच में है यहाँ पे पार्टिकल्स, ये तो बैलेंस है, तो इसलिए तो एडजॉर्प्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे सरफेस पे मॉलिक्यूल है, इसके जो फोर्स है वो अनबैलेंस हैं, इसलिए ये अपने सराउंडिंग में जो डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ और केमिकल्स हो सकते हैं उनको ये अपनी तरफ खींचता है। तो ये था हमारा
एडजॉर्प्शन इन द केस ऑफ लिक्विड। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड के केस में एडजॉर्प्शन क्यों होता है, तो सॉलिड के केस में एडजॉर्प्शन होता है क्यों? इन द केस ऑफ सॉलिड these unbalanced reduce unsatisfied valency that are created when the intermolecular bond are broken। अगर आपके पास कोई सॉलिड है और उसमें जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज आ जाती है और इसकी वजह से ये अब एडजॉर्प्शन होने लगता है। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड है जिसके बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, इन बॉन्ड का ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे जो वैलेंसीज होती है वो अनसेटिस्फाइड हो जाती है। अनसेटिस्फाइड बोले तो यहाँ पे कुछ कमी हो जाती है जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन होने लगता है। तो ये होता है केस किसके केस में, सॉलिड के केस में। तो सॉलिड के केस में हमेशा होगा जब अनसेटिस्फाइड वैलेंसी रहेगी, और लिक्विड के केस में मैंने आपको बताया कि जो अनबैलेंस रेडियू होता है। अब बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक। अगर हम देखें एडजॉर्प्शन का, तो जो एडजॉर्प्शन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जो आपका एक ये सरफेस एरिया जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे जैसे इसके ऊपर डस्ट के पार्टिकल या फिर कोई मॉलिक्यूल आके एक्युमुलेट होते रहेंगे, वैसे वैसे जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज़ होगा वो एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलेगा, वो एनर्जी की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा। और एनर्जी की फॉर्म में जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उसको उतना ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस माना जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा सरफेस एनर्जी होगी और उतनी ज़्यादा रेडिजुअल फोर्स होगी। जैसे जैसे गैस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे गैस यहाँ पे एडजॉर्ब्स होती रहेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया आपका डिक्रीज़ रहेगा, और जो सरफेस एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ होगी। और ये जो एनर्जी होगी ये एनर्जी हीट की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगी, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। चलिए अगर हम बात करें आगे, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसको याद रखेंगे कि जो आपका एडजॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इफ़ गैस इज़ एडजॉर्ब। अगर देखिए कोई सरफेस है और ये कोई फ्री गैस है, फ्री गैस के कोई मॉलिक्यूल है, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। जब ये एडजॉर्ब होने लगता है तो इसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे ही कोई गैस की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होगी उसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ होने लगती है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि एंट्रोपी भी डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब जो डेल्टा एस है वो भी नेगेटिव है, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब डेल्टा एच भी नेगेटिव है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। और दूसरी बात ये भी होती है अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो यहाँ पे हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो एक रिलेशन हमारे पास होता है गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इजगल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है तो डेल एच ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डेल एस जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो डेल्टा जी तभी नेगेटिव आ सकता है अगर डेल एच ज़्यादा नेगेटिव में हो। लेकिन एक और बात यहाँ पे है कि जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होता रहेगा वैसे वैसे सरफेस एरिया हमारा डिक्रीज़ होता रहेगा। जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता रहेगा वैसे वैसे हमारी जो हीट रिलीज़ होने वाली है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे जैसे हीट डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे हमारी एंथैल्पी भी डिक्रीज़ होती चली जाएगी। इसका मतलब जो एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होने लगेगी और हमारा डेल जी लगभग 0 को अप्रोच कर जाएगा इक्विलिब्रियम पे। तो ये क्या है, हमारा एक प्रोसेस है गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में। इसके बाद हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं फिज़िकल एडजॉर्प्शन का और केमिकल एडजॉर्प्शन का। तो देखिए दो तरह के हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए फिज़िकल जो एडजॉर्प्शन होता है वो वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, और जो आपका केमियोशॉप्शन होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, वो क्या होता है यहाँ पे, वो स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। जो आपका फिज़िकल एडजॉर्प्शन होता है उसको लो हीट चाहिए एडजॉर्प्शन के लिए, लगभग 20 से 40 किलो जूल चाहिए। लेकिन जो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसके लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए, 40 से 400 किलो जूल तक चाहिए। जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो आप अगर आप कोई एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेंट बैठता है तो आप उसको वहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें फिजिकल एडजॉर्प्शन की तो यहाँ पे मल्टी लेयर बनती है। मल्टी लेयर का मतलब ये है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आके एडजॉर्ब हो सकती है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ एक मोनो लेयर ही बनती है। जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
और जो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो 6 पॉइंटर्स को देख सकते हैं, लो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डीसॉर्प्शन, यानी इसका मतलब होता है कि अगर कहीं पे एडजॉर्प्शन हो गया है और उसको हटाना है, ये प्रोसेस होता है एडजॉर्बेंट को एडजॉर्बेंट से अलग करने का। तो इसमें हमें बहुत ही लो एनर्जी रिक्वायर होती है, तो इसमें बहुत लो एनर्जी हमको रिक्वायर होगी और हम इजीली इसको यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाई एनर्जी रिक्वायर होती है केमिकल एडजॉर्प्शन में। अगर हम बात करें 7th पॉइंट की, तो ये कोई स्पेसिफिक एडजॉर्बेंट यहाँ पे नहीं चाहिए, ये कोई प्रेफरेंस नहीं देता है। ये अगर सरफेस कुछ इस तरह का है तो जो डस्ट के पार्टिकल है या फिर कुछ और गैस के मॉलिक्यूल हो ईजिली कहीं पे भी आके एडजॉर्ब हो सकते हैं, तो जो सभी साइट है वो इक्वली प्रेफर करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन की तो ऐसा नहीं है। एडजॉर्प्शन तभी हो पाएगा अगर वहाँ पॉसिबिलिटी हो किसी केमिकल रिएक्शन होने की। अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो तभी केमिकल एडजॉर्प्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई रिक्वायर नहीं होता है। हो सकता है आपका कोई सरफेस हो सॉलिड का, वो कार का सरफेस हो सकता है, सपोज़ किसी कोई कार खड़ी है उसका सरफेस हो सकता है, तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आके बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है एडजॉर्बेंट के लिए कि वो किस जगह पे आके बैठे, वो कहीं पे भी आके बैठ सकता है। तो ये सब था आपका केमिकल एंड फिज़िकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो ये इसका पार्ट 1 था सरफेस केमिस्ट्री का। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। इसके बाद हम सेकंड पार्ट इसका अपलोड करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप पीजीटी केमिस्ट्री का जो भी एंटायर सिलेबस होगा उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। सो थैंक यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।